गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग सोशल साइंस का एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्लास 10th की जो एसएसटी है, क्लास 10th का जो सोशल स्टडीज है, इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 खंड में होता है। ठीक है, इसमें पार्ट ए जो होता है हिस्ट्री का होता है, फिर पार्ट बी जो होता है वो ज्योग्राफी का होता है, फिर इसमें पार्ट सी जो होता है तीसरा खंड ये होता है पॉलिटिकल साइंस का, और फिर चौथा पार्ट जो इसका होता है ये इकोनॉमिक्स होता है, और पांचवा पार्ट जो होता है ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। और यही जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ ये समझना है कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनेगा उस क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव जो पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पांचों का क्वेश्चन एक पास रहेगा सिस्टमेटिक। इसमें खंड में इसको अलग अलग पार्ट में बांटेगा नहीं, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पांचों से पूछा जाएगा वो अलग अलग खंड में देगा, अलग अलग पार्ट में उसको बांट कर दिया जाएगा। अब एक और चीज़ आपको बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके एग्जाम में एक अलग पार्ट में तो आता है लेकिन इसका कोई अलग बुक नहीं है। ज्योग्राफी जो बुक है इसी बुक में पीछे लास्ट में कुछ चैप्टर्स जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का दिया हुआ है। तो आइए आपदा प्रबंधन को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मात्र 6 चैप्टर्स हमें पढ़ना है, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि क्लास 9th में जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं, क्लास 9th में जो आप पढ़े थे वो था ह्यूमन डिजास्टर, जितने सारे थे उसमें पढ़ना था, यानी मानवीय आपदाओं के बारे में उसमें पढ़ना था जो मनुष्यों के गलतियों के कारण उत्पन्न होता है। और क्लास 10th में जितनी सारी आपदाएं हमें पढ़नी है जनरली वो नेचुरल डिजास्टर है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, नेचुरल डिजास्टर एंड इंट्रोडक्शन। यानी इस चैप्टर में हम लोग जितने सारी प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में हम लोग बेसिक बातों को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आपदा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर्स। देखिए डिजास्टर जो है ना इसको कैलेमिटी भी कहा जा सकता है आपदा को, लेकिन आपदा ये है क्या पहले इसको समझिए। तो देखिए हम कहेंगे कि हमारे जीवन में घटने वाली वैसी घटनाएं जिससे जन धन की काफ़ी क्षति होती है, यानी उससे हमारे संपत्ति का काफ़ी नुकसान होता है, तो उसी को हम आपदा कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये बताएं आपको कि हमारे जीवन में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जिससे जन धन की काफ़ी क्षति होती है, जिससे जन धन की काफ़ी क्षति होती है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले तो हम आपको बता दें कि ये जो आपदा है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक को कहते हैं प्राकृतिक आपदा, ठीक है, यानी नेचुरल डिजास्टर, और एक को कहते हैं मानवीय आपदा यानी ह्यूमन डिजास्टर्स। ठीक है, अब इसमें इस दोनों का मतलब आप समझिए। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि वैसी आपदाएं जो प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आता है। क्या बोले, वैसी आपदाएं जो प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, व्यवधान का मतलब होता है गड़बड़ी। जैसे मान लीजिए कि कोई नेचुरल सिस्टम है, कोई प्राकृतिक व्यवस्था है और उसमें कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो गया और उसके कारण जो आपदा आती है उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, अब आगे चले तो हम बात करेंगे मानवीय आपदा का। तो हम बोलेंगे वैसी आपदाएं जो मनुष्यों की गलतियों के कारण उत्पन्न होता है, वैसी आपदाएं जो मनुष्यों के गलतियों के कारण उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानवीय आपदा। अब इस दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ भूकंप का, तो भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है, ये मनुष्यों की गलती के कारण नहीं आती है, बल्कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कुछ गड़बड़ी होने के कारण
कुछ प्लेटों से संबंधित व्यवस्थाओं के गड़बड़ होने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है और इसलिए इसको हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। आगे चले तो कुछ और भी आपदाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें सुनामी का, तो भूकंप का ही एक रूप है सुनामी भी। हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। समुद्रों में भूकंप आने की क्रिया को सुनामी कहते हैं और यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें बाढ़ का, सुखाड़ का, तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ आपको समझा दें ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। जैसे मान लीजिए चक्रवात हुआ, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन हुआ, यह भी क्या है, प्राकृतिक आपदा का ही उदाहरण है। हिमस्खलन हुआ, यह भी प्राकृतिक आपदा का ही उदाहरण हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो कुछ मानवीय आपदाओं के भी एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि दुर्घटना जो है यानी एक्सीडेंट जो है, ये मानवीय आपदा का एग्जाम्पल होगा। और एक्सीडेंट में मान लीजिए कि जो है रेल दुर्घटना हो गया या सड़क मार्ग दुर्घटना हो गया, ठीक है, या वायु मार्ग दुर्घटना भी होता है। तो ये जो एक्सीडेंट है ये प्राकृतिक व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण नहीं होता, बल्कि एक्सीडेंट जो है ये जनरली मनुष्यों के गलतियों के कारण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मानवीय आपदा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, ठीक है, तो टेररिज्म यानी आतंकवाद जो है, मान लीजिए कि किसी भी कंट्री पे आतंकी हमले जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी संपत्तियां नष्ट होती है और ये मनुष्यों की गलती के कारण होता है, इसलिए मानवीय आपदा है। जगह जगह पे जो आप हमेशा सुनते रहते हैं सांप्रदायिक दंगों के बारे में, धर्म के नाम पर जो खून खराबा हिंसात्मक कार्य वगैरह हो जाते हैं, वह सांप्रदायिक दंगे भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, किसी भगवान के चलते वो समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको भी हम मानवीय आपदा ही कहेंगे, सांप्रदायिक दंगे को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आगजनी की बात करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि हम महामारी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा दोनों में उसको हम शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आगजनी की बात करते हैं, तो आगजनी में क्या होगा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जंगलों में तेज गर्मी जब पड़ती है, एकदम शुष्क मौसम और सूखा हुआ मौसम, आंधी तूफान आई, वृक्ष की डालियां टूट कर गिरी, उसमें रगड़ होने से भी कई बार आग लग जाता है ऑटोमेटिक जंगल में अपने से, तो उसमें कोई मनुष्य की गलती नहीं होती है, तो वहाँ पे आगजनी प्राकृतिक आपदा का रूप है। और कई जगह पर तो आग जो है जानबूझकर लगा दिया जाता है दूसरों की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए, और कई जगह मनुष्यों के कुछ लापरवाही के कारण आग लग जाती है, ठीक है। तो आगजनी के ऐसे रूप को हम मानवीय आपदा का रूप देंगे। अब मान लीजिए कि हम सुखाड़ की बात करते हैं, तो स्पेशली सुखाड़ जो है ये प्राकृतिक आपदा ही माना जाएगा, वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में सोचें कि जितना ज़्यादा वृक्षों की कमी होते जा रही है, जंगलों की कटाई होते जा रही है, बारिश कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में उतना ही कम हुआ है बारिश का होना, तो अब जंगलों की कटाई कौन कर रहा है, वृक्षों की कटाई कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, और उसी के कारण सुखाड़ का कंडीशन अगर आए तो इस रूप में सोचकर हम इसको मानवीय आपदा का भी नाम दे सकते हैं। बट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो प्राकृतिक आपदा ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे, अब जैसे मान लीजिए कि महामारी की बात करें तो बहुत सारा ऐसा महामारी होता है जो सूक्ष्म जीवों के कारण जो उत्पन्न होने वाला महामारी है, तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो नेचुरली मतलब अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, तो प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसे मनुष्यों के षड्यंत्र के द्वारा रचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोविड वगैरह की बात करें, जैसे वुहान से जो क्रिएट हुआ था, आप सबको पता है कि चीन की ही साजिश थी उसमें, तो इस प्रकार के महामारी को हम मानवीय आपदा भी कह सकते हैं जो मनुष्यों की गलती के कारण उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदाओं के कुछ एग्जाम्पल बताएं। अब आइए, चूंकि चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं जितना सारा यहाँ पे हम बताए हैं, इन सारे आपदाओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप का, तो आपको बता दें कि
एक सामान्य आपदा है, इसके बारे में सब किस सामान्य आपदा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जनरली सब किसी को इसके बारे में पता है। सामान्य आपदा कोई लोकल और आम आपदा ये नहीं है, ये बहुत खतरनाक आपदा है। तब इसमें क्या होगा भूकंप में कि जब किसी कारणवश पृथ्वी के आंतरिक सतह में कोई हलचल उत्पन्न हो, मान लीजिए पृथ्वी के अंदर प्लेट वगैरह के टकराने से अंदर हलचल उत्पन्न हो गया और वही हलचल जो है कंपन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जब हम महसूस किए तो उसी घटना को हम क्या कहेंगे, भूकंप। लेकिन इसके संदर्भ में एक बात याद रखेंगे, 1934 ये ईयर जो है भूलने योग्य नहीं है, क्योंकि भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप इसी साल आया था। भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप, यानी इस भूकंप में काफी विनाश हुआ था और इतना विनाशकारी भूकंप अभी तक नहीं आया तो बेहतर है। आगे चले तो हम बात करेंगे अब सुनामी का। तो आपको बता दें कि भूकंप और सुनामी ये दोनों सेम आपदा है, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनामी भी भूकंप का ही एक रूप है। जब स्थलीय भागों पर यानी सूखे जमीन पर जहां हम लोग निवास करते हैं, जब स्थलीय भागों पे कंपन उत्पन्न होता है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। और जब समुद्री भागों में, जैसे मान लीजिए कि कोई समुद्र है, समुद्र की तली में अगर कंपन उत्पन्न हो गया तो उस कंपन के कारण समुद्र में जल की जो धारा होती है काफ़ी ऊपर के उफान भर के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऐसी आपदा को हम सुनामी कहेंगे। और ये भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं, सुनामी को इंग्लिश में सुनामी ही बोल देंगे, लेकिन उसमें टी सुनामी लिखा जाता है, टी साइलेंट रहता है प्रोनाउंसिएशन में। आगे चले तो सुनामी के भी बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 26 दिसंबर 2004 को भारत का सबसे विनाशकारी सुनामी आया था। ठीक है, और ये सुनामी जो है बंगाल की खाड़ी में आया था, और इस कारण से चूंकि बंगाल की खाड़ी में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक टापू है, ठीक है, इसका एक टापू है जिसका नाम है, और ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा भी होता है, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट जो है पूरा जलमग्न हो गया था, यानी इंदिरा पॉइंट जल से पूरा भर गया था, पूरा बर्बादी हो गया इंदिरा पॉइंट इस सुनामी के कारण, और ये भारत का सबसे विनाशकारी सुनामी रहा है। आगे चलें तो अब हम बात करेंगे बाढ़ का। तो देखिए जनरली बाढ़ जो है अधिक वर्षा के कारण, मान लीजिए वर्षा ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ जिसके कारण नदियों में जल का लेवल काफ़ी ऊपर बढ़ गया और नदी में जल उफान भरने लगा और वो जल आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, यही बाढ़ है, फ्लड। ठीक है, और आगे चले तो इसमें भी एक चीज़ जान लीजिए कि भाई 2008 में बिहार की बात कर रहे हैं हम, बिहार का सबसे विनाशकारी बाढ़ आया था। ठीक है, और ये नेपाल कोसी नदी के कारण ही आया। नेपाल में, नेपाल के बॉर्डर पे एक बांध है, कुशहा बांध। ठीक है, तो इस कुशहा बांध के टूटने से, कुशहा बांध के टूट जाने से ये बाढ़ आया था, और ये कोसी नदी पे ये बांध बनाया गया है। और आपको मालूम ही है कि कोसी नदी चूंकि बिहार में बहुत बाढ़ लाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले तो अब हम बात करेंगे यहाँ सुखाड़ के बारे में। सुखाड़ के बारे में आपको बता दें हम कि बारिश के कमी के कारण लंबे समय तक बारिश ना हो, लंबे समय तक शुष्क और गर्म मौसम रहे तो इससे सुखाड़ आता है। और सुखाड़ के समय न केवल फसल बर्बाद होता है, सुखाड़ के समय यहाँ तक समस्या उत्पन्न होती है कि पीने के लिए भी पानी की किल्लत हो जाती है। किसान तो खैर खेतों में काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और बारिश के भी मौसम में एकदम तेज धूप निकले रहेगा, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम कहेंगे सुखाड़। और भारत का जो सबसे विनाशकारी सुखाड़ था उसका ईयर था 1965 टू 1966, 1965 से 66 का जो साल था सबसे विनाशकारी सुखाड़ आया था भारत में। और उसी समय 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, आप सबको पता ही होगा, हरित क्रांति इस सुखाड़ के बाद हुआ। चलिए अब आगे चलें तो हम बात करेंगे एक और चीज़ सुखाड़ के बारे में। जानिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश हमेशा ही कम होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा ही 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्र को हमेशा सुखाड़ ग्रसित क्षेत्र माना जाता है। अब आगे चले तो कुछ और आपदाएं हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए
कि ज्वालामुखी की बात करते हैं। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहेंगे। और इसमें क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जब हम पृथ्वी में 32 मीटर अंदर की ओर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और पृथ्वी का जो रेडियस है, यानी पृथ्वी का सेंटर पृथ्वी के ऊपरी सरफेस से देखा जाए तो लगभग 6400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पृथ्वी के सेंटर का टेम्परेचर कितना अधिक होगा। क्योंकि पृथ्वी के सेंटर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पदार्थ जो पाया जाता है वो पिघलते हुए अवस्था में पाया जाता है। और इसी पदार्थ को हम कहते हैं मैग्मा। और ये जो मैग्मा है, ठीक है, जब किसी कारणवश, किसी भी कारण से जब ये मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी सतह को जहाँ कमजोर पाता है, जब इस मैग्मा में विस्फोट होता है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को फाड़कर और ये बाहर की ओर निकलता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आ जाता है। ठीक है। और इसी घटना को हम ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे भूस्खलन का। तो देखिए, भूस्खलन भी एक सामान्य आपदा, भूस्खलन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाली एक आपदा है। लैंडस्लाइड इसको इंग्लिश में कहेंगे। और क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतों पर से चट्टानों और पत्थरों के खिसक कर गिरने की प्रक्रिया, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतों पर से देखा जाए तो पर्वतों से पत्थर या फिर चट्टान वगैरह के, ठीक है, पत्थरों या चट्टानों के गिरने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, खिसक कर गिरने की जो प्रक्रिया है, इसी को भूस्खलन कहेंगे। और चूंकि ये पत्थर और चट्टानों के खिसकने और गिरने की बात है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखा जाता है। अब हम बात करेंगे हिमस्खलन का। ये भी पर्वतीय क्षेत्र में ही होता है जनरली, जो काफ़ी बर्फीला क्षेत्र होता है, ठंडी वाले जो इलाके होते हैं। तो होता क्या है, अब सोचिए जरा कि ठंडी के दिन में पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जम गया पूरा, और जब थोड़ा बहुत गर्मी पड़ना शुरू हुआ तो बर्फ पिघल कर और स्लाइड करेगा, ठीक है, नीचे की ओर तीव्र गति से बहेगा, और इसी घटना को हम हिमस्खलन कहेंगे। ठीक है। यानी ये बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना जो है देखा जाता है, इस प्रकार की घटना पाई जाती है। अब हम बात करेंगे एक और आपदा के बारे में, साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात, इसके बारे में बात करते हैं। चक्रवात का, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। अब समझिएगा साइक्लोन के बारे में, यानी चक्रवात के बारे में जरा। अब इसमें बात ये है, अब गर्मी के मौसम में चक्रवात का छोटा छोटा रूप जरूर देखे होंगे। जब लू चलता है तो गर्मी में क्या होगा कि जब हवा गर्म होगा ना, तो पृथ्वी के किसी एक विशेष जगह पे लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, और हाई प्रेशर से हवा जो है लो प्रेशर की ओर तेजी से आता है, जिसके कारण वहाँ पे हवा धूल कण के साथ मिलकर और थोड़ा सर्कुलर मोशन करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है। और हम लोग गर्मी के मौसम में देखते भी हैं कि हवा के साथ कुछ धूल कण मिलकर और ऐसे गोल गोल नाच रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी घटना को हम चक्रवात कहेंगे। चूंकि हम लोग के इलाके में चक्रवात का छोटा ही रूप दिखाई देता है, इसलिए कोई बड़ी आपदा नहीं बन पाता है। लेकिन कुछ भारत के ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे तो यह चक्रवात जो है बहुत बड़ा रूप धारण करता है, और इस चक्रवात से काफ़ी हानि भी होता है। लेकिन हम लोग के बिहार में तो अलग ही सिस्टम है। हम लोग के बिहार में अब बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि ये एक आपदा है और ये किस प्रकार उत्पन्न होती है, हवा के प्रेशर के कारण कैसे क्रिएट होता है, उन्हें मालूम है। लेकिन कुछ जो लीजेंड लोग हैं हमारे सोसाइटी में, अब वो कहेंगे बेयार हो, वो बोलेंगे कि बेयार हो माने भूत प्रेत वगैरह का उसको नाम दे देंगे। और कोई उससे भी लीजेंड, अल्ट्रा लीजेंड जो होगा, वो कहेगा फलना आदमी मरल बड़े नू, वो आयल बड़े बन के गन। अब बताइए, तो इस प्रकार के भी मेंटलिटी वाले हमारे सोसाइटी में लोग हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई बेयार या कोई भूत प्रेत नहीं होता है, बल्कि वह एक प्रकार की आपदा है, ठीक है, जो गर्मी के मौसम में हाई प्रेशर मतलब हवा के प्रेशर के कारण क्रिएट होता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आपदाओं के बारे में हम आपको बताएं। एक चीज़ और समझिएगा, हम लोग का ये जो सेगमेंट है ना, इसका नाम है आपदा प्रबंधन। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि भाई आपदा प्रबंधन क्या है, और ये जो आपदा प्रबंधन है ये क्यों आवश्यक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एक चीज़, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपदा
की जब हम बात करेंगे, ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं बताएं, और अगर ये प्राकृतिक आपदा आएगी तो नुकसान होगा, सीधी सी बात है। हम इस नुकसान को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते और इस प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते। प्राकृतिक आपदा आएगी और इससे नुकसान भी होगा, लेकिन हाँ, कुछ उपाय करके इस आपदाओं के प्रभाव को हम न्यूनतम कर सकते हैं, इस आपदा के प्रभाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसी उपाय को हम आपदा प्रबंधन का नाम देते हैं। और आपदा प्रबंधन करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन धन की क्षति को रोका जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके। तो इसलिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। तो आज के क्लास में पहला चैप्टर जो था ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, काफ़ी छोटा छोटा चैप्टर से। और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके दूसरे चैप्टर को, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जानना है।